तो मैं किसी और को ढूंढ नहीं पाया। बाकी के सभी रविवार आपको आने वाले 5 या 6 रविवार अच्छे अच्छे वार्तालाप सुनने को मिलेंगे। आज मेरे हाथ में जिम्मेवारी आई है, तो मैं एक थोड़ा नया विषय जो पिछले कुछ समय से मैं अभ्यास कर रहा था, तो मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ा उसका जानकारी बांटना चाहिए मुझे। तो मैं चाहूँगा कि आप एक नोटबुक भी लेके बैठिएगा। हो सकता है कि विषय अगर आज पूरा नहीं कर पाऊंगा तो भविष्य में कभी दोबारा बाकी का उसका पूरा करूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा बंधारण उसका बता देता हूँ कि क्या चर्चा हम करेंगे। तो वनस्पति शास्त्र के मेरे जो टीचर थे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज लाइफ, बॉटनी के टीचर प्रोफेसर गायकवाड़, वो हमेशा कहते थे कि ऑल लाइफ इज केमिस्ट्री, ऑल लाइफ इज केमिस्ट्री। तो आज जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें आपको ह्यूमन बॉडी केमिस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ, रसायन शास्त्र। तो काफी टेक्निकल है लेकिन बहुत रोचक भी है। कई सारे केमिकल वाईसीसी वाईटीडीसी के अभ्यासक्रमों के दरमियान आपको उल्लेख किए जाते हैं, जैसे मेलाटोनिन, एड्रेनालिन। तो हठयोग के संदर्भ में मेलाटोनिन और एड्रेनालिन का नाम तो आप कई बार सुनते हो, इंसुलिन का नाम सुनते हो आप कई बार। तो कुछ चुने हुए केमिकल्स आपको नाम से समझाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स है। ह्यूमन बॉडी में अनगिनत केमिकल्स है, उसमें से कुछ 12-15 मैंने चुने हुए हैं। फिलहाल तो 200 से भी ज्यादा केमिकल्स विज्ञान के अभ्यास के दायरे में है, लेकिन उसमें से मैं चुने हुए 12-15 केमिकल्स लेने वाला हूँ। और मेरी चर्चा का विषय ये रहेगा कि ये केमिकल्स हमारी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करता है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो ऐसा है कि मैं पर्सनालिटी की अलग अलग प्रकार आपको एक याद ही बताता हूं मैं। तो कई बार ये जरूरी है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है और क्या बदलाव मुझे लाना जरूरी है, ये तय तय करना होता है। तो मैं थोड़ी पर्सनालिटी टाइप्स का उदाहरण नाम देता हूँ, जैसे कि एंग्शियस पर्सनालिटी, चिंतातुर पर्सनालिटी, है ना। आप एक यादी बनाएंगे, फिर आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसा है, तो उसके भी प्रश्नोत्तरी आते हैं, तो आप तय कर सकते हो कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। तो एंग्शियस पर्सनालिटी, चिंतातुर पर्सनालिटी, नर्वस पर्सनालिटी, पैनिकी, घबराहटिया, छोटी छोटी बातों में घबराहट हो जानी, छाती थाम लेना, पैनिकी। एग्रेसिव, है ना, आक्रामक। कई लोग सीधा लड़ने पर तुले आते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आवाज ऊंची कर देते हैं, हाथ उठाने लगते हैं। तो एग्रेसिव पर्सनालिटी। उसकी बिल्कुल विपरीत एक पर्सनालिटी है पैसिव पर्सनालिटी, पैसिव। फिर एक तीसरे वाला भी है जो जिसको कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव। तो कई सारे इंसानों को मैं देखता हूँ कि उनकी आक्रामकता को दबाई जाती है और उनको पैसिव बनाया जाता है, लेकिन उनकी आक्रामकता की बीज जो उनके अंदर रहती है वो कभी ना कभी बाहर निकल आती है, गंदे तरीके से, नकारात्मक तरीके से लोगों के साथ पेश आते हुए। तो उसको कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी। आप इंटरनेट का साहित्य देखेंगे तो इसमें से सभी का आपको विवरण वर्णन मिलेगा और रोचक वर्णन है। और अपना व्यक्तित्व प्रकार कैसा है वो तय करना बहुत उपयोगी है, बहुत रसप्रद भी है। फिर है पैसिमिस्टिक पर्सनालिटी, नकारात्मक, है ना, पैसे, निराशावादी। कोई आदमी निराशावादी बनना नहीं चाहता। फिर है न्यूरोटिक, न्यूरोटिक। तो एक जमाने में ये शब्द बहुत चलता था, न्यूरोटिक पर्सनालिटी। अब तो थोड़ा कम भी कर लिया गया है, लेकिन न्यूरोटिक पर्सनालिटी। लेकिन पर्सनालिटी में मेरा आकर्षण, रस रुचि बढ़ा
लगभग आज से 32 साल पहले, जब पहली बार मैंने हार्ट अटैक के मरीजों का एक अभ्यास पढ़ा था, जिसको कहा जाता है फ्रेमिंगहाम स्टडी। फ्रेमिंगहाम, ह्यूज स्टडी। आप विद्यार्थी की हैसियत से उसको थोड़ा खोजेंगे, बहुत सारा मिलेगा। फ्रेमिंगहाम स्टडी, ये 1940s में किया गया, दूसरे विश्व युद्ध के समय के दरमियान किया गया था। तो हार्ट अटैक का कारण व्यक्तित्व है हमारा, तो उसके लिए एक व्यक्तित्व टाइप ठहराया गया था, जिसको कहा जाता है टाइप ए पर्सनालिटी। तो अंग्रेजी मूलाक्षरों के पहले 4 अल्फाबेट, उसके पर्सनालिटी टाइप तय किए गए। तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी पर्सनालिटी टाइप्स है। इसमें से टाइप ए जो है, टाइप ए, वो स्ट्रेसफुल। तो आपने खरगोश की कहानी सुनी है और कछुए की कहानी सुनी है, तो उसका उदाहरण रूपक कई बार दिया जाता है कि खरगोश जो होता है वो टाइप ए पर्सनालिटी होता है, जिंदगी में हमेशा हारता है। तो टाइप ए पर्सनालिटी कॉम्पिटिटिव, मटीरियलिस्टिक। સર એક મિનિટ, તમે સ્લાઇડ ચેન્જ કરેલી છે? ના ના નથી કરી, સ્લાઇડ દેખાય છે ને અત્યારે તમને? ઓલ લાઈફ કેમેસ્ટ્રી એ બસ છે બસ, દેખાય છે. ના એ જ બતાવું છું, એ જ બતાવું છું. બદલીશ એટલે કહીશ, હા, દેખાશે જ બધાને. तो टाइप ए पर्सनालिटी है, टाइप बी पर्सनालिटी है, टाइप सी पर्सनालिटी है, टाइप डी पर्सनालिटी है। और ध्यान में रहे कि पर्सनालिटी टाइप का आपकी बीमारियों के साथ भी एक संबंध होता है, नाता। तो कैंसर प्रोन पर्सनालिटी होती है, एस्थमेटिक पर्सनालिटी होती है, एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी होती है। तो अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी है। उसमें से मुझे टाइप ए, टाइप बी, सी और डी पर बहुत रुचि हुई थी। ये सब एक प्रकार की पर्सनालिटी मैंने आपको बताई, एक लंबी चौड़ी यादी। लेकिन योग में आपको एक व्याख्या सिखाई गई, समत्वम योग उच्यते। तो हमको समता, स्थिरता जीवन में पाना है। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? तो हैप्पी, काम, सीरीन, प्लेजेंट एंड बैलेंस्ड, है ना। हैप्पी, इक्वेनिमस जिसको कहा जाता है। तो भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञ का विवरण दिया गया, तो हमारी व्यक्तित्व होनी चाहिए स्थित प्रज्ञ की, स्थिरता की, न एंग्शियस, न पैनिकी, न नर्वस, न एग्रेसिव, न पैसिव, न न्यूरोटिक, न पैसिमिस्टिक, न टाइप ए, न टाइप डी। हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए हैप्पी, काम, सीरीन, है ना, शांत, स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। अब ये कैसे करें, तो उसका थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको, थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ज्यादातर हमारा आग्रह रहता है, क्योंकि हम योग के विद्यार्थी तो योग के जरिए करना चाहते हैं। केवल मैं आसन करूं, मैं प्राणायाम करूं, मैं ध्यान करूं और मेरी व्यक्तित्व को बदलूं, यह असंभव है। आपको बहुत सारे और उपाय भी काम में लगाने होंगे। तो कुछ और उपाय भी मैं आपको समझाने वाला, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स है। तो व्यक्तित्व का आधार हमारा किस चीजों पर है? तो मैं तीन तीन बाबत उल्लेख करना चाहूंगा। एक हिस्टोरिकल मॉडल, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल का मतलब है कि बचपन में हमारा उछेर कैसा किया गया, माता पिता से कैसे अनुभव से, कुटुंब से हम कैसे अनुभवों से गुजरे। अच्छा अनुभव रहा, बुरा अनुभव रहा, तनाव युक्त रहा, माता पिता लड़ते झगड़ते रहते थे, मुझे मारा पीटा जाता था, मेरी आवश्यकताएं पूरी करी जाती थी कि नहीं करी जाती थी, मुझे कुटुंब में सबका प्यार मिलता था कि नहीं मिलता था। बहुत सारी बाबतों पर मेरे व्यक्तित्व का आधार होता है, उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल मॉडल। तो ये जो शुरुआत के 8 साल है हमारे जीवन के, उसमें हमारा वायरिंग होता है, ब्रेन सेल्स में वायरिंग, ब्रेन सेल्स में वायरिंग होता है, हार्ड वायरिंग, जिसको आप संस्कार कहते हो, जिसको योग की भाषा में चित्त वृत्ति कहा जाता है। तो तुम्हारी चित्त वृत्ति पहले 8 सालों में तय हो जाती है। इसके बाद बदलाव की संभावना बहुत कम बनती है। नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम बन जाती है, क्योंकि
पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं। जो स्वभाव तुम्हारा बन गया, जो व्यक्तित्व निर्माण हो गया, वो बदलना इसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जरूर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान का ये तथ्य है कि व्यक्तित्व कभी भी आप बदल सकते हो। तो जीवन के पहले 8 सालों में जिस अनुभवों से आप गुजरते हो, मैं गुजरता हूँ, उससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसको कहा जाता है हार्ड वायरिंग, है ना। ब्रेन स्ट्रक्चर इससे निर्माण होता है। ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स के अंदर अंदर के संबंध तय हो जाते हैं। न्यूरॉन्स के, ब्रेन सेल्स के अंदर अंदर के संबंध तय कर लिए जाते हैं। अब वो न्यूरॉन्स जो वायरिंग होता है, उसके आधार पर केमिकल्स बनाने लगता है। केमिकल्स, जैसे कि मेरा व्यक्तित्व बन गया चिंतातुर। माता पिता ने छोटी छोटी बातों में चिंता करना सिखाया मुझे, परीक्षा के बारे में, पैसे के बारे में, संबंधों के बारे में, है ना, आने वाली आपत्तियों के बारे में, बीमारी की, महामारी के बारे में चिंतातुरता का गुण सिखाया। तो आप देखिए कि उससे आपके शरीर में बनता है एड्रेनालिन, एक हार्मोन जो आपके व्यक्तित्व को एंग्शियस बना लेती है। स्ट्रेस हार्मोन्स बनने लगते हैं। तो जो अनुभव से आप बचपन में गुजरते हो, इससे तुम्हारे ब्रेन सेल्स में जो वायरिंग होता है, उस वायरिंग से ब्रेन सेल्स खास प्रकार के केमिकल्स बनाने लगते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूरोकेमिकल्स, चेता रसायन, ब्रेन केमिकल्स। तो वो ब्रेन केमिकल्स अब मेरे व्यक्तित्व का, मेरी सोच का, मेरी लागनियों का, मेरे वर्तन और व्यवहार का आधार बन जाती है। वो केमिकल बंधारण मेरे मेरे न्यूरॉन्स में है। न केवल न्यूरॉन्स में, आपको एक दूसरा सिस्टम सिखाया गया। उस दूसरे सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो वो हार्मोन्स बनाती है। तो आपको 2 प्रकार की मैं केमिकल्स की चर्चा करने जा रहा हूं। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपके ब्रेन सेल्स बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको कहा जाता है ब्रेन केमिकल्स, है ना। अलग अलग प्रकार के हैं, 2-3 नाम आपको बताए, जैसे मैंने आपको एड्रेनालिन, मेलाटोनिन। तो ऐसे कुछ केमिकल्स आपके शरीर में बनते हैं। उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ नाम लिखे मैंने, जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट। हेलो, आप माइक्रोफोन बंद करना मत भूलिए। सतीश भाई, सतीश भाई। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब होता है, सतीश भाई, હા સર એક મિનિટ હા સતીશભાઈ ને કોને જરા કોઈનું માઇક્રોફોન ચાલુ છે ને અવાજ આવે છે ઘરનો. ઓકે, કરી દીધું સર. નથી થયું હજુ. હા, હવે જોઈ લો. ओके, तो आपको 2 प्रकार की केमिकल्स की मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिंपल मीनिंग होता है ब्रेन केमिकल्स, जो आपकी ब्रेन सेल्स द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ उदाहरण है सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और ग्लूटामेट। तो थोड़ा उनके नामों से परिचित होना है, क्योंकि ये केमिकल्स आपके जीवन, वर्तन और व्यवहार पर बहुत सारा प्रभाव पैदा करते हैं। सतीश भाई, दूसरे जो केमिकल्स में चर्चा करूंगा आपसे, वो है हार्मोन्स। नाम सुने आपने, अंतःस्राव, जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। थायराइड हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स, आप बहुत सारे नाम सुनते हो, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिजोल,
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का मतलब है आपका थायराइड हार्मोन। तो ये भी एक प्रकार के केमिकल है जो आपकी बंधारण से जुड़े हुए हैं, आपकी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, आपकी लागनी तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपके ब्रेन सेल्स और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स बनाते हैं जिसका आधार हिस्टोरिकल है। आप बचपन से क्या सीखे, बचपन में आपने कैसा व्यक्तित्व निर्माण किया, तो आपकी केमिस्ट्री, आपकी पर्सनालिटी का आधार आपका व्यक्तित्व का आधार न्यूरोलॉजिकल है और एंडोक्राइन है। तो दोनों में से कुछ चुने हुए केमिकल्स की हम चर्चा करेंगे और अंत में मैं एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन कैसे इसमें बदलाव लाना है उसकी थोड़ी सी चर्चा और केमिकल्स की थोड़ी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो इस बंधारण के साथ थोड़ा एक और छोटा सा मुद्दा और रजू करता हूँ और फिर एक चर्चा का मौका या अवकाश पैदा किया जाएगा कि जो ये पूरी चर्चा मैं कर रहा हूँ वो बॉडी माइंड लिंक, शरीर और मन के पारस्परिक संबंध पर आधारित चर्चा में कर रहा हूँ, क्योंकि योग है, बहुत सारी और टेक्निक्स है, हिप्नोसिस सहित वो बॉडी माइंड प्रैक्टिस कही जाती है। पूरा योग जिसमें आप आसन लीजिए, प्राणायाम लीजिए या ध्यान करिए, बॉडी माइंड प्रैक्टिस है। मतलब कि शरीर से आप जो करते हो उसका मन पर प्रभाव पड़ता है और मन की जो टेक्निक्स करते हो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो शरीर और मन एक दूसरे के अंतरंग साथी है। तो कई बार एक रूपक में पति पत्नी का उपयोग करता हूं कि पति और पत्नी एक दूसरे के अंतरंग साथी है, एक दूसरे से बनता भी है, नहीं भी बनता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद अलग भी है और फिर भी साथ रहना होता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को देखना होता है। तो कुछ उसी तरह शरीर और मन एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो आपका जो शरीर है, खास करके आपके शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, चेता तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र कुछ केमिकल्स पैदा करते हैं। केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स अथवा तो केमिकल्स पैदा करते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, अनगिनत नाम दे सकता हूँ, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन। अब ये जो केमिकल्स है उनको कहा जाता है इंफॉर्मेशन सब्सटेंसेस। इंफॉर्मेशन सब्सटेंसेस, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहा जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सब्सटेंसेस क्योंकि उनकी रासायनिक बंधारण में छुपी है कुछ हकीकतें, कुछ विगतें, कुछ संदेश लिखा हुआ है उनके पास। एड्रेनालिन जब सिक्रीट होता है खून में आपके, तो लड़ने का एक संदेश लिखा है अंदर। मेलाटोनिन शांति और सोने का संदेश लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन, केमिकल मैसेज रासायनिक भाषा में उनके साथ बने हुए कुछ संदेश लेकर के एक जगह से उत्पन्न हुए और फिर ये या तो दूसरे चेताकोष पर जाएंगे, दूसरे चेताकोष पर, जैसे कि एक चेताकोष ने एक ब्रेन केमिकल रिलीज किया तो उसकी केमिकल बंधारण में कुछ लिखा हुआ है। अब ये लेकर के वो दूसरे अपने पड़ोसी नेबरिंग ब्रेन सेल के पास जाता है। नेबरिंग ब्रेन सेल अपनी बाजू वाला जो ब्रेन सेल है उसको ये अपना संदेश देता है और जो संदेश दिया जाता है उसी के आधार पर दूसरा ब्रेन सेल एक्ट करता है, काम करता है। तो या तो ये इंफॉर्मेशन सब्सटेंसेस अपने पड़ोसी चेताकोष के पास जाकर उसका काम डिक्टेट करेंगे, बताएंगे क्या करना है तुमको, आपत्ति की परिस्थितियों में क्या करना है, शांति की परिस्थिति में क्या करना है, खाते समय क्या करना है, सोते समय क्या करना है, लोगों से वार्तालाप करते समय क्या करना है। तो ये इंफॉर्मेशन सब्सटेंसेस या तो नेक्स्ट ब्रेन सेल अपने पड़ोसी चेताकोष पर प्रभाव पा सकता है, अथवा तो
अगर वो एंडोक्राइन हार्मोन है तो एक जगह से रिलीज होकर खून के माध्यम से शरीर के दूर दूर के हिस्से तक पहुंचता है, दूर दूर के हिस्से पर अलग अलग कोषों तक पहुंचता है। लंबी यात्रा होती है उसकी, हॉर्मोन्स की। और ये जहां पर भी पहुंचता है उन कोषों पर एक एंटीना लगाया होता है, सैटेलाइट डिश लगाया हुआ होता है, जिसको रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये रिसेप्टर्स ये केमिकल्स को पकड़ लेते हैं और उसकी असर होने लगती है। तो इंफॉर्मेशन सब्सटेंसेस या तो एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा या तो आपकी नर्वस सिस्टम द्वारा, ब्रेन सेल्स द्वारा पैदा किए जाते हैं। और ये अलग अलग कोषों तक पहुंचते हैं। वो कोष सैटेलाइट डिश द्वारा, रिसेप्टर्स द्वारा वो कोषों को ग्रहण करते, वो रसायनों को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद वो अपना प्रभाव पैदा करते हैं। तो इसका आधार किसके ऊपर रहेगा? आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी लागणी है, जैसे आपने गुस्सा किया या आप हंसे, आपने हाथ उठाया या आप अदब बन करके बैठे, आप जो भी सोचते हो, जो भी लागणी पैदा करते हो, आपका जो भी ख्याल है, आपका जो भी एटीट्यूड है, उसका एक न्यूरोकेमिकल कंसिक्वेंस पैदा करता है, होता है न्यूरोकेमिकल। आपकी जैसे कि कोरोना से मेरा क्या होगा, मैं घबरा गया, तो उसका न्यूरोलॉजिकल परिणाम हो सकता है, एंडोक्राइन परिणाम हो सकता है। न्यूरोकेमिकल कंसिक्वेंस, आपकी सोच, आपकी लागणी, आपका दृष्टिकोण निश्चित प्रकार के रसायन पैदा करेगा और उसी के आधार पर उसकी आपके शरीर पर, आपके वर्तन व्यवहार पर, आपकी हार्ट बीट्स पर, आपकी ब्रीदिंग पर उसका असर होने वाला है। न केवल आपकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग, वर्तन व्यवहार पर, आपके इम्यून सिस्टम पर भी, क्योंकि रोग प्रतिकार तंत्र के भी जो कोष है उसके ऊपर भी सैटेलाइट डिश होती है, एंटीना होती है, रिसेप्टर होते हैं। तो ये रसायन को ग्रहण करता है। जैसे कि आपने स्ट्रेस केमिकल पैदा किया और आपके इम्यून सिस्टम के कोषों ने वो स्ट्रेस हार्मोन्स पकड़ लिया, तो इम्यून सिस्टम की कामगिरी खत्म हो जाएगी और आप बीमार पड़ेंगे। तो चिंता से, घबराहट से, नर्वसनेस से, आक्रामकता से, हताशा से हमारे रोग प्रतिकार तंत्र की कामगिरी खत्म हो जाती है। उल्टा होगा जब आप खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, संतुलित होंगे, स्थिर होंगे, तो हैप्पी हॉर्मोन्स बनेंगे, फील गुड हॉर्मोन्स बनेंगे। कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप, जो काम आपको बेहद पसंद है, तो उस काम करते करते आपके ब्रेन सेल्स में, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल्स बनेंगे वो पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे, फील गुड हॉर्मोन्स बनेंगे। और वो फील गुड हॉर्मोन्स आपकी इम्यून सिस्टम की कामगिरी को बढ़ावा देगा, तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो कोरोना में देखा गया कि जो लोग बहुत पैनिकी थे, एंग्शियस थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हुए। जबकि जो शांत और स्थिर थे वो लोग आपत्ति से बाहर निकल आए। तो आप अपनी सोच से, अपनी लागणियों से, अपने दृष्टिकोण से किस प्रकार की केमिकल्स पैदा करते हो, उसका आउटकम आपकी तंदुरुस्ती पर भी पड़ता है। तो एक छोटा सा भूमिका बनाकर मैं थोड़ा विराम लेता हूँ, आपके अगर कोई सवाल हो इस सिलसिले में। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दो चेताकोष बताए गए हैं, एक पहले का चेताकोष है, इसके बाद का है। तो चेताकोष में छोटे छोटे कोष होते हैं, छोटे छोटे बलून होते हैं।
गुब्बारे होते हैं जिसमें पूर्व निर्मित केमिकल्स होते हैं, पूर्व निर्मित। तो जैसे ही आपने कुछ सोचा, तो वो सोच इस बलून को, इस गुब्बारे को फोड़ती है और वहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये आप केमिकल्स देख रहे हो। ये केमिकल्स सामने वाले पड़ोसी चेताकोष के एंटीना, सैटेलाइट डिश जो यहाँ पर आपको दिख रही है, उसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। और केमिकल्स में, रसायन में जो भाषा लिखी होगी, जो संदेश लिखा होगा, उसके आधार पर ये आपके हार्ट रेट को बदलता है। जैसे कि घबराहट की सोचते ही, घबराहट से अंधेरे में जाते ही, या बुखार का पहली बार चिन्ह देखते ही आप घबरा गए, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, आपकी नींद बर्बाद हो सकती है, आपको अपचन हो सकता है। क्योंकि ये ब्रेन केमिकल्स और हॉर्मोन्स आपके शरीर तंत्र पर अनेक प्रकार की असरें पैदा करते हैं। तो हार्ट रेट से लेकर, ब्रीदिंग से लेकर, आपके निद्रा चक्र से लेकर, पाचन, भूख, और जैसे कि आप हताश हो गए, तो अब आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, आपके शरीर के स्नायु हाइपोटोनिक हो जाएंगे, आप एग्रेसिव बन गए। तो एड्रेनालिन पैदा हुआ आपकी ब्रेन केमिकल्स में, तो तुरंत आपके स्नायु कड़क बन जाएंगे, स्टीफ हो जाएंगे। गुस्से में आप देखेंगे कि हाइपरटोनिया होता है। तो ये ब्रेन केमिकल्स आपकी शरीर के कई सारे कामों पर प्रभाव पैदा करती है, लेकिन न केवल देह धार्मिक क्रियाओं पर। वो आपकी थिंकिंग बदल सकता है, फीलिंग बदल सकता है, आपका मूड बदल सकता है, काम करने का आपका उत्साह बदल सकता है, अपनी आपकी लागणी तंत्र पर अभाव प्रभाव पैदा कर सकता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता पर असर कर सकता है। आपकी नींद को बदल सकता है, या तो आपको ज्यादा नींद आएगी या आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। आपका वजन भी उससे बदल सकता है, क्योंकि आगे चल करके देखेंगे कि कुछ ब्रेन केमिकल्स ऐसे हैं जो या तो आपका वजन बढ़ाता है या आपका वजन कम करता है। जैसे कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, आपका बहुत जाना हुआ नाम, अगर उसका सिक्रीशन ज्यादा होता है तो आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी भूख खराब हो जाएगी। और अगर डोपामीन बनने लगता है तो आपका वजन ज्यादा हो जाता है। तो वजन और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, आपका लर्निंग, आपकी बुद्धिमत्ता, इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ब्रेन केमिकल्स और एंडोक्राइन केमिकल्स आपके शरीर के द्वारा पैदा किए जाते हैं, और ये आपके मन पर असर करता है, और इससे आपका बंधारण तय होता है। उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ योर पर्सनालिटी। जैसे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो आप 5 या 6 गुण अपने लिखे, तो मैं तो बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, मैं चिंतित व्यक्तित्व हूँ, है ना। आप अपनी व्यक्तित्व का प्रकार लिखेंगे, तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके व्यक्तित्व के बंधारण। तो प्रश्नोत्तरी दी जाती है, आप एंशियस है क्या, आप टाइप ए पर्सनालिटी है क्या, आप टाइप डी पर्सनालिटी है क्या। तो वो तय करने के लिए एक प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन दिया जाता है, उससे आप तय कर पाओगे, उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो हमको ये देखना है कुछ केमिकल्स, और उसके द्वारा हम अपनी व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव देखेंगे, और इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे। तो कुछ केमिकल्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कुदरत ने 4 प्रकार के केमिकल्स बनाए हैं आपके शरीर में। देखो, आप कोई वाहन चला रहे हो, तो वाहन चलाने के लिए आपको एक्सीलरेटर का उपयोग करना है। एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेटर का मतलब होता है एक्साइटेशन, है ना। आपको जैसे कि कुत्ते से अपनी जान को बचाना है, तो आपको चाहिए एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, क्योंकि इसी के रहते हुए आप मुट्ठी बंद करके भाग सकते हो। तो आपका शरीर और आपका मन, आपका दिमाग तेज सोचने लगता है, कौन सी दिशा में मुझे जाना है। तो आक्रामक व्यक्तित्व होता है, गुस्से वाला व्यक्तित्व होता है, चिंतातुर व्यक्तित्व होता है, उनके शरीर में एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स ज्यादा बनते हैं।
एक्साइटेटरी, है ना, एक्सीलरेटर का काम करते हैं। ब्रेन सेल प्रवृत्ति करने के लिए थोड़ा एक्सीलरेट किए जाते हैं, लेकिन हमेशा एक्सीलरेटेड रहेंगे तो आप थक जाएंगे। तो ब्रेन सेल्स में इनहिबिटरी, ब्रेक का भी काम करने वाले केमिकल्स है। ब्रेक का, दौड़ते दौड़ते मैं सलामत अंतर तक आ गया, अब मुझे ये 3 केमिकल्स को निवृत्त करना है, बंद करना है। तो जैसे कि परीक्षा देने के लिए मैंने 4 घंटा पढ़ा या 1 घंटा परीक्षा में बैठ करके काम किया, तो 1 घंटा जब मैं परीक्षा देने के लिए बैठता हूँ तो ये 3 हार्मोन्स काम करेंगे। लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही मैं जब पेन बाजू पर रखता हूँ तो अब ब्रेक लगाना जरूरी है। मैं निश्चित स्थान पर पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद अभी इन केमिकल्स को निवृत्ति देना है और अब बनाना है इनहिबिटरी केमिकल्स, है ना, ब्रेक्स अप्लाई करना है। तो 2 केमिकल्स आपके शरीर में, जब आप सो जाते हो, भोजन लेते हो, आप ध्यान करते हो, आप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करते हो, आप शवासन करते हो, तो आपके शरीर में बनने लगता है सीरोटोनिन, गाबा। उल्टा नहीं कर सकते आप। जब आपको गाड़ी को भगाना है तब आप शवासन नहीं कर सकते, और जब आपने आपत्ति पार कर ली और चैन से बैठना है तो आप ब्रेक एक्सीलरेटर नहीं लगा सकते। तो ये संतुलन हमको हमारे व्यक्तित्व में सीखना जरूरी है। कौन से समय क्या, कोई भी एक व्यक्तित्व प्रकार फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहिए। तो कुदरत ने हमारे ब्रेन केमिकल्स में लगाए एक्सीलरेटर हार्मोन्स, ब्रेक हार्मोन्स, कुछ कुछ मिक्स्ड भी है जो दोनों प्रकार का काम कर लेते हैं आवश्यकता पड़ने पर। डोपामिन और एसिटिल कोलिन, जैसे कि खाना, जैसे कि पुराने जमाने में आदि मानव अवस्था में मैं शिकारी था, हंटर और गैदरर। तो एक एक वन्य पशु का वध करने के लिए उसके पीछे जान दबाकर भागता था, है ना। तो उसके लिए मेरे शरीर में कुदरत ने एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन बनाए। अब पशु का वध कर लिया, उधर जाके मैंने देखा कि अब ये मरा पड़ा है, अब ये मेरे पेट में जाएगा, तो आपके शरीर में तुरंत बनने लगता है डोपामिन। तो डोपामिन से आपकी भूख की संतृप्ति भी होती है, आपको अच्छा भी लगता है। तो ये एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है। लेकिन मैं आपको खास उल्लेख करने वाला हूँ एक तीसरे चौथे प्रकार के हार्मोन्स, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और मिक्स्ड हार्मोन्स कुदरत ने आपको दिए, लेकिन अगर आपको अपना व्यक्तित्व बदलना है, एंग्शियस, पैनिकी, एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी है आपकी, इसको बदलना है, आपको आध्यात्मिक विकास करना है। तो ये जो हार्मोन्स के नाम दिए मैंने, ये केमिकल्स के नाम दिए, ये निचले दर्जे के हैं, निचले दर्जे के। उनकी कार्य असर बहुत मर्यादित रहती है। जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आपका जान बचा सकती है, आपकी स्नायुओं को कार्यरत बना सकती है, लेकिन आपकी पाचन तंत्र को मंद बना देती है। तो कार्य असर मर्यादित रहती है। अगर आपको अपना व्यक्तित्व रूपांतरण करना है, खास ध्यान में रहे, अपना व्यक्तित्व रूपांतरण करना है, तो आपको चाहिए कि इन निचले दर्जे के केमिकल्स की इफेक्ट से बाहर निकलिए और हायर लेवल केमिकल्स, जिसको कहा जाता है न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। तो जैसे कि कुंडलिनी जागरण का उल्लेख किया जाता है, षड चक्र में आपको सहस्त्रार चक्र में पहुंचने की बात सिखाई जाती है। तो अगर ऊर्ध्वगमन करना है, आपको अपनी प्राण का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वारोहण करना है, आपको सहस्त्रार चक्र में पहुंचना है, तो आपकी ब्रेन केमिकल्स बदलना है, आपको स्थित प्रज्ञ होना है, सुख और दुखों से ऊपर उठना है। तो स्पेशल केमिकल्स पैदा करने होंगे आपके ब्रेन सेल्स में, जिसको कहा जाता है न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। तो वो कैसे पिया पैदा किए जाते हैं उसका छोटा सा सूची मैं आपको अंत में देने वाला हूँ। तो 4 प्रकार के केमिकल्स के नाम से आप थोड़ा परिचित होइए, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, मिक्स्ड और न्यूरोमॉड्यूलेटर। तो जितनी भी ब्रेन, बॉडी माइंड टेक्निक आप प्रैक्टिस करते हो, बॉडी माइंड प्रैक्टिस, उसके द्वारा आपके ब्रेन सेल्स में न्यूरोमॉड्यूलेटर्स पैदा होते हैं। तो थोड़ा सा तफावत देखेंगे, नॉर्मल ब्रेन केमिकल्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स दोनों में क्या तफावत है, वो बाद में एक संक्षिप्त विवरण करता हूं मैं कुछ केमिकल्स का, जिसकी असरों को आप एक एक असरों को लिखते जाइएगा।
जैसे कि ग्लूटामेट है, वो एक्साइटेटरी, वो एक्सीलरेटर हार्मोन है ना। तो आप अपने दिमाग में जो परिवर्तन लाना चाहते हो, बदलाव, जैसे मैंने आपको समझाया कि बचपन में आपका एक बंधारण बन गया, हार्ड वायरिंग हो गया, उस हार्ड वायरिंग को, जैसे कि आपको समझाया जाता है, आपका प्रकृति, आपका स्वभाव अब नहीं बदल पाएगा। तो ये गलत विधान है। आपकी ब्रेन सेल्स में प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी, लवचिकता है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके ब्रेन सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदलाव संभव है। जैसे कि बचपन में मेरा जो स्वभाव था, वो स्वभाव मेरी मेरी विकास में आड़े आ रहा है, तो मुझे उसको बदलना है। तो वो जो बदलना है, उसके लिए आपको हार्ड वायरिंग बदलना होगा, आपके संस्कार बदलने होंगे, आपको चित्त वृत्ति निरोध करना होगा। तो उसके लिए आप ब्रेन सेल्स का एक गुण उपयोग करते हो, जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू डेवलपमेंट। नया डेवलपमेंट करने की आपकी ब्रेन सेल्स में खासियत है। नई विद्या सीख सकता है, नई नई चीज सीख सकता है, कोई नई स्किल आप कोई भी उम्र में सीख सकते हो। जैसे कि बुढ़ापे में आप संगीत सीख सकते हो, चित्र सीख सकते हो, कोई भी नया विद्या विज्ञान सीख सकते हो। तो कहा जाता है कि बचपन में सीखा जाता है, बुढ़ापे में सीखना नहीं है, क्योंकि 60 साल के बाद व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक गलत संदेश समाज को दिया गया है, ये गलत है। आपका ब्रेन सेल कभी भी सीख सकता है नई चीज, उसको एक्टिव रखो। तो उसके लिए आपको एक एक्साइटेटरी, एक्सीलरेटर, नया चीज मैं सीख रहा हूँ कुछ, तो इसके लिए ग्लूटामेट काम करता है, ये आपकी ब्रेन सेल में बदलाव लाता है। तो गुड हार्मोन है ना, इसको आपको आपको उसको खूबी पूर्वक उपयोग करना सीखना है, ग्लूटामेट। तो बुढ़ापे में भी, आपकी उम्र को बढ़ते हुए भी, आप कितने भी कार्यरत होंगे, सांसारिक काम करते होंगे, आप अपनी जीवन में नई नई प्रवृत्तियों को अपनाते रहिए, नई विद्याओं को सीखते रहिए, नई चीजों को सीखते रहिए। तो आपकी ग्लूटामेट काम करती है। मैं केवल संक्षिप्त नाम आपके कुछ केमिकल्स को दूंगा, जैसे कि एसिटिल कोलिन है। तो आप आसन करते हो तब काम करता है। जैसे कि आपको कहा जाता है आगे मुड़ो, पीछे झुको, है ना, हाथ ऊपर ले जाओ, स्ट्रेच करो, तो उसके समय एसिटिल कोलिन काम करता है। लंबी सांस लो, तो भी एसिटिल कोलिन काम करता है। और आपके पेट में अन्न होता है, वो अन्न को पचाने के लिए भी एसिटिल कोलिन काम करता है, क्योंकि एसिटिल कोलिन आपके स्नायु तंत्र को संचालन करता है। हाथ के स्नायु, पैर के स्नायु, धड़ के स्नायु, गर्दन के स्नायु, आपकी आंत के स्नायु, आपकी गर्भाशय के स्नायु, बच्चा बाहर निकाला जाता है, तो एसिटिल कोलिन का काम है। तो आसन करते समय, दीर्घ श्वास लेते समय, क्योंकि श्वास वाहिनियों में भी ये केमिकल कार्यरत है, तो ये तो स्नायु कार्य हुआ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन हुआ, लेकिन सीखने में भी ये कार्यरत है, सीखने में। अब जैसे कि अभी इस समय मेरे पास कुछ नए नाम सुन रहे हो, है ना, तो ये नए नाम आपकी ब्रेन सेल्स में जाएंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी याददाश्त में जो फर्क पड़ता है, आप जो नई चीज सीखते हो, नई विद्या या शिक्षा प्राप्त करते हो, वो लर्निंग में एसिटिल कोलिन बहुत अच्छा हार्मोन माना जाता है। तो ये एक्सीलरेटर है, लेकिन ये काम का हार्मोन है। लेकिन जब आपको, जैसे कि आप 15 मिनट तक शवासन किया, आप 1 घंटा चल कर के आए, अब स्नायु थके, तो आपको विराम देना है ना, क्योंकि एसिटिल कोलिन को अब आराम करना है। तो एसिटिल कोलिन एक प्रकार का, जैसे आपको कहा जाता है कि आसनों के बीच बीच में शवासन करें, तो एसिटिल कोलिन को निवृत्त करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, या 1 घंटा काम करने के बाद 2 घंटा काम करने के लिए थोड़ा चैन से बैठे, तो एसिटिल कोलिन को बीच बीच में निवृत्त भी करना है। अच्छा, एक डोपामीन हार्मोन है। ये हार्मोन हमारे साथ हमारी आदि मानव अवस्था से बना हुआ है, ब्रेन केमिकल्स में।
इसको रिवॉर्ड हार्मोन कहा जाता है। एक बच्चे को बोलेंगे आप कि चलो इतना पढ़ लो, मैं तुमको एक अच्छा चॉकलेट ला के दूंगा, है ना? तो बच्चे को पढ़ाई करने में रुचि इसलिए है कि उससे चॉकलेट मिलने वाली है, माँ मुझे ये देगी, परीक्षा में मेरा ये परिणाम आएगा, मेहनत करने से मुझे ये प्राप्त होता है परिणाम। तो जब आप कार्य परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम करते हो और मन चाहा परिणाम मिलता है, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है ना, एक बदला मिलता है। वो बदला भी जरूरी होता है। हर काम, हर कार्य, हर प्रवृत्ति निष्काम करना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। बदलाव, मनचाहा बदलाव, मनचाहा परिणाम मिले, मुझे अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, तो डोपामिन रिवॉर्ड हार्मोन है। आप एक मन चाहे प्रवृत्ति करते हो, है ना, बहुत मनपसंद प्रवृत्ति। मैं जैसे कि कई लोग मुझे कहते हैं मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, या मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाने से दिल को एक संतोष मिलता है, या चित्र दौड़ने से या लिखने से मुझे संतोष मिलता है। तो कोई भी मन चाहे प्रवृत्ति करो तो इससे डोपामिन बनने लगता है, क्योंकि वो तुमको संतोष देने लगता है। तो डूइंग प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मन चाहे प्रवृत्तियों करो, लेकिन इस हार्मोन से थोड़ा सलामत भी रहिए, क्योंकि ये एडिक्टिव है, नशा पैदा करने वाली है। जैसे कि योग का लोगों को नशा है, शराब का नशा है। फिलहाल मैं एक वेब सीरियल देख रहा हूँ, ओहो गुजराती पर, विट्ठल तीड़ी। तो दो शब्द उसमें आए, विट्ठल तीड़ी, जुगारी और खिलाड़ी, है ना। तीन पत्ती खेलने वाला जुगारी भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। तो विट्ठल तीड़ी अपना पहचान देता है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं जुगारी नहीं हूँ। लेकिन तीन पत्ती खेलने वाला अगर जुगारी है, जुगार खेलने वाला, नशा करने वाला, शराब पीने वाला, स्मोकिंग करने वाला, तो ये हार्मोन डोपामिन नशा कारक है। आप अपने बच्चे को हमेशा लालच देते हो, क्या लालच देते हो? इतना काम करो मैं तुमको ये दूंगी, तो उसको लालच बन जाता है। अब ये लालच भविष्य में उसका नशा बन जाता है, और बिना लालच के वो काम नहीं करेगा। तो ये नशा कारक हार्मोन है, ये आपके खास ध्यान में रहे। कुछ दो चार और हार्मोन्स, सीरोटोनिन, ये शांति पैदा करने वाला हार्मोन है ना। जैसे कि योग करने के बाद, चलने के बाद आप शवासन करते हो तो सीरोटोनिन बनने लगता है ना। ये आपकी मन में अच्छी लागनी पैदा करता है, हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है, चैन की लागनी पैदा करता है ना। तो आप जब भी कुछ भी खाना खाते हो, या जातीय आनंद प्राप्त करते हो, या सोते हो, शवासन करते हो, तो आपको खुशी की जो लागनी मिलती है, ये सीरोटोनिन के आधारित है। और इस हार्मोन को मास्टर करने से, क्योंकि सीरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है, इसको मास्टर करने से, जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो उस काम में आपकी सुखाकारी को देखो, डोपामिन नशा बनाता है। जैसे कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं घंटों तक लिखता हूँ, तो वो मेरा नशा हो सकता है। लेकिन लिखने की प्रवृत्ति को जब मैं खुशी की प्रवृत्ति बनाता हूँ, है ना, ये अपनी पैशनेट एक्टिविटी बनाता हूँ, तो सीरोटोनिन बनने लगता है, और वो मुझे थकने नहीं देता। तो जैसे कि ह और ठ है, उसमें ठ वाला जो काम है, ठ वाला, चंद्र, तो सीरोटोनिन आपका चंद्र है, मेलाटोनिन आपका चंद्रामृत है, सीरोटोनिन भी चंद्रामृत है। तो काम करने के बाद आराम करिए, विराम लीजिए, रिलैक्स होइए, शवासन करिए, चैन से पड़े रहिए, है ना, आंखों को बंद करिए, पामिंग करिए, इत्यादि जो कहा जाता है। खास करके जब कोई बौद्धिक कार्य करना होता है तो दिमाग को काम में लगाते हो, बौद्धिक काम के लिए दिमाग को काम में लगाते हो। अब काम करते करते दिमाग जब थकता है तो उसको आराम जरूरी होता है, तो दिमाग से थोड़ा नीचे उतरो और अपनी गट, गट का मतलब होता है आंत, पाचन तंत्र, मतलब आप दिमाग को थोड़ा आराम दे दो, थोड़ा खाना खा लो, है ना। तो जैसे आप एक कॉफी पी लिया, आपने कुछ हल्का सा नाश्ता कर लिया और एक ब्रेक लिया, तो जो आप ब्रेक लेते हो तो दिमाग को करते हो आराम, ब्रेक लगाते हो और पेट को देते हो थोड़ा सा श्रम,
क्योंकि नाश्ता करते हो, खाते हो कुछ, मंच करते हो, तो उस समय सीरोटोनिन कार्य करने लगता है। तो सीरोटोनिन एक आपको रिचार्ज करने वाला हार्मोन है। इसका आपको ठ या चंद्र से नाता है, जबकि जो भी पहला हार्मोन मैंने बोला आपको ग्लूटामेट, वो आपका ह है, ह, सूर्य, वो एक्सीलरेटर है। अब आपको ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक लगाना है तब आपको सीरोटोनिन काम में लगाना होता है। अच्छा, मैं कुछ खास विशेष हार्मोन्स का नाम देना चाहूंगा, केमिकल्स का, जिसको न्यूरोपेप्टाइड्स कहे जाते हैं। इसको ब्रेन ओपियोइड्स भी कहा जाता है। ओपियोइड, ओपियोइड मतलब मॉर्फिन से उनका बंधारण मिलता है, मॉर्फिन। तो जैसे कि आप एंडोर्फिन, डाइनोर्फिन, इन सब के नाम सुन चुके हो। ये हैप्पीनेस हार्मोन है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और बच्चे के स्पर्श से माँ को बहुत अच्छा लगता है। एक तो नींद बहुत आ रही है, थकी हुई है माँ, और बच्चा दूध पीते पीते माँ की स्तन पर काट भी रहा है, अपनी नई नई दांत लगा रहा है, तो पीड़ा उठ रही है। या आप देखेंगे कई बार कि खिलाड़ी दौड़ रहा है, पैरों में चोट है, फिर भी दौड़ रहा है, क्योंकि उसको अव्वल नंबर लाना है, पहले आना है, तो वो अपनी पीड़ा को दबा देता है। तो पीड़ा को दबाने के लिए और खुशी मनाने के लिए आपको एंडोर्फिन और डाइनोर्फिन को काम में लगाना होता है। ये एंडोर्फिन और डाइनोर्फिन का रासायनिक बंधारण वनस्पतियों के द्वारा बनाए जाने वाला मॉर्फिन, मॉर्फिन से मिलता जुलता है। मॉर्फिन नशा कारक है, लेकिन एंडोर्फिन आपका पॉजिटिव हार्मोन है, आपका ब्रेन का, आपकी बॉडी का कुदरती मॉर्फिन है, कुदरती, ये नशा नहीं पैदा करता। तो एंडोर्फिन डाइनोर्फिन को कहा जाता है ब्रेन ओपियोइड्स, ओपियोइड। इनको कहा जाता है फील गुड हार्मोन। तो कोई भी काम, जैसे कि रात को देर तक जागते हुए काम करता हूं मैं, अपनी पीड़ाओं को भूल के परिश्रम करता हूं, तो मेरी थकान को मैं कहाँ भुला देता हूँ। तो वो जो थकान मैं भुला देता हूँ, वो मेरी मेरी एंडोर्फिन से काम होता है। तो एंडोर्फिन्स, आप कोई भी मनचाहा काम करेंगे, है ना, जो जिसे जिसे आपको खुशी मिलती है, मिलने वाली है ना, आपके दिल को आत्मा संतुष्टि मिलने वाली है, ऐसे कामों में आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स बनाता है, ब्रेन ओपियोइड्स, ओपियोइड्स सीक्रेट करता है। ये आपके बॉडी के नेचुरल पेन रिलीवर्स है, नेचुरल पेन रिलीवर। उसमें आपको पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी। तो ये एक हार्मोन भी मास्टर करने लायक है। अंतिम दो तीन कुछ हार्मोन, और फिर थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि बदलाव कैसे लाएंगे अपने अंदर। तो दो हार्मोन जिसको आपको समझाया गया है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये आपकी ब्रेन सेल्स द्वारा भी पैदा किए जाते हैं, ब्रेन सेल्स द्वारा। और जैसे कि आपको पता है, उसका सिक्रीशन आपकी पेट में स्थित सूर्य ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा भी पैदा किया जाता है। एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा भी किया जाता है। इसका मतलब है कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, अथवा तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों ब्रेन केमिकल भी है और हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन भी है। और ये आपकी जान बचाने में काम आता है। जब आप कुत्ते से भाग रहे होते हो, जब आप हॉन्टेड हाउस में जाते हो, है ना, टोरा टोरा में बैठते हो, राइड्स में बैठते हो, तो आपकी पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है। अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है ना, हंसी भी आती है और चिंता भी हो जाती है, चेहरे पर दिखाई देता है। तो ऐसी कोई भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज में आप भाग लेते हो, तो उस समय आपके ब्रेन सेल्स द्वारा और आपके एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, इसका मतलब ये आपकी सूर्य किरण है, सूर्य किरण, जो जान बचाने के लिए उपयोग आएगी, प्रकाश पैदा करती है। आपको कहाँ भागेंगे, कैसे जान बचाएंगे। तो ये आदि मानव अवस्था से आपको दिए गए, लेकिन आदि मानव अवस्था में वो आपको या तो शिकार करने में काम आते थे, या आप शिकारी कुत्ते से भागने में काम आते थे, शिकारी पशु से भागने में काम आते थे। अब शिकार शिकारी का माहौल रहा नहीं, अब मनोसामाजिक माहौल है। जैसे मुझे परीक्षा देना है, काम निपटना है, दूर तक पहुंचना है ना, तो
मनोसामाजिक स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। अब हमारा स्ट्रेस फिजिकल रहा नहीं, और फिर भी आदि मानव अवस्था में ये जो दो हार्मोन्स मुझे दिए गए, केमिकल्स दिए, वो मेरे साथ बने रहे। अब मनोसामाजिक परिस्थिति में आप उसको काम में लगाते हो, है ना। तो ये जो हार्मोन है वो आपका सूर्य है, सूर्य किरण है, वो ह है। तो ह और ठ के दायरे में मैं आपको थोड़ा सा अलग समझा रहा हूँ। तो इसको आप जब काम में लगाते हो तो आप एंशियस बनेंगे, एग्रेसिव बनेंगे, पैनिकी बनेंगे, है ना, नर्वस बन जाएंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी का प्रकार हो जाएगा। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों में जान बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए ये काम में लगाए जाते हैं। ये आपकी निर्णय शक्ति को तीव्र बनाती है। आपको कोई भी तीव्र निर्णय लेना है, जान कैसे बचाना है, परीक्षा में क्या जवाब लिखना है, कितना पढ़ना है, कौन सी दिशा में जाना है, तो आपकी निर्णय शक्ति को तीव्र बनाने वाला ये एक हार्मोन है। आपको मन चाहा उपयोग करना चाहिए। तो ह और ठ का बैलेंस, कब ह को काम में लगाना है, कब ठ को काम में लगाना है, जिसको आप हठयोग कहते हो। एक अंतिम हार्मोन है कॉर्टिजोल, जो आपकी एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। आपकी एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। इसको कहा जाता है क्रोनिक स्ट्रेस हार्मोन। एक्यूट स्ट्रेस में, जैसे कि आप वाहन में कहीं फंसे, ट्रैफिक में कहीं फंसे, या आपको कल सुबह में परीक्षा देना है, तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन काम करेंगे। वो एक्यूट, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में काम करते हैं। जबकि क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे कि आपको पिछले 1.5 सालों से हम कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, ये क्रोनिक स्ट्रेस बन गया। आने वाले कब समय में ये समाप्त होगा हमको पता नहीं। तो कॉर्टिजोल क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक रिलेशनशिप प्रॉब्लम, क्रोनिक जॉब प्रॉब्लम, क्रोनिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्रोनिक इलनेस, लंबे अरसे तक रहने वाली कोई भी बीमारी, कोई भी आपत्ति, कोई भी संकट कॉर्टिजोल पैदा करती है। गुड हार्मोन नहीं है, ये बैड हार्मोन है, नेगेटिव हार्मोन है। तो ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है, आपकी नींद को खराब करता है, और आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को भी खत्म कर देता है। तो स्ट्रेस को, दीर्घ स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस को लड़ने के लिए कॉर्टिजोल पैदा किया जाता है आपकी एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा, लेकिन ये आपके पाचन को तोड़ देती है, आपकी रोग प्रतिकार तंत्र को तोड़ देती है, आपकी प्रजनन क्षमता को भी तोड़ देती है, और आपका वृद्धि विकास कम होने लगता है। तो ये नेगेटिव हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। एक और हार्मोन का नाम करना चाहूंगा, ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन कहा गया, लव हार्मोन, क्योंकि इसका उपयोग करती है माँ का शरीर। कि जब नवजात बच्चा पैदा होता है और माँ बच्चे को अपने हाथ में लेती है और बच्चे को देखती है, तो केवल दोनों की आंखें मिलने से, बच्चे की आंखें तो बंद है, माँ अपने बच्चे को देखती है, तो उसके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड में, मास्टर ग्लैंड, गुरु ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन बनने लगता है। ये ऑक्सीटोसिन खून के जरिए माँ की स्तन में जाता है, और माँ की स्तन में से दूध छूटने लगता है, जो बच्चे की मुंह में जाता है। तो माँ और बच्चे के बीच एक नाता बना, जिसको कहा जाता है बॉन्डिंग, आत्मीयता बनी। आत्मीयता उत्तर बढ़ती जाती है। तो ये बॉन्डिंग का हार्मोन है, माँ और बच्चे को जोड़ने वाला। लेकिन न वो केवल माँ और बच्चे को जोड़ती है, आप अपने मित्र से जुड़े हो, है ना। तो योग में एक वायु को सिखाया जाता है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु समझाया जाता है। तो उसमें से जो समान वायु है, समान वायु, वो ऑक्सीटोसिन है। हमको एक उद्देश्य एक साथ में जोड़ा रखता है। जैसे कि हम विद्यार्थी हैं, एक विद्या सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मीयता बनी हुई है, संगठन बल, है ना, एक कुटुंब के साथ जुड़े हुए हैं।
या योग में विद्यार्थियों के साथ आप जुड़े हो, कहीं संगठन में आप काम कर रहे हो, किसी जगह आप कहीं चैरिटी काम कर रहे हो, सेवा कार्य कर रहे हो, तो साथ में मिलकर के जो काम किया जाता है वो समान वायु काम करता है। तो वो समान वायु जो काम करता है वो ऑक्सीटोसिन है, वो लव हार्मोन कहा जाता है। वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट, विश्वास बनाता है, एक दूसरे को जोड़ा रखता है। तो इसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। ये फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी जरूरी है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप के लिए भी जरूरी है। हर संबंध शारीरिक नहीं होता, मानसिक सामाजिक भी होता है। तो ऑक्सीटोसिन आत्मीयता बनाने का हार्मोन है, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक आत्मीयता। तो अब हम हॉर्मोन्स को बांटेंगे, ब्रेन केमिकल्स को बांटेंगे दो भागों में, और चर्चा के अंतिम चरण तरफ जाते हुए कि स्ट्रेस हार्मोन्स है हमारे शरीर में, हैप्पीनेस हार्मोन्स है ना। हैप्पीनेस हार्मोन्स को फील गुड हार्मोन्स भी कहे जाते हैं। तो सामान्य रूप से आम व्यक्ति, आम साधक, आम विद्यार्थी के शरीर में चलनी होते हैं, शरीर में चलनी होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स एंड हैप्पीनेस हार्मोन। जैसे कि परीक्षा का तैयारी करता हूँ, या लेक्चर की तैयारी करता हूँ, या मेरा कोई काम निपटने के लिए मैं ऑफिस जाता हूँ, तो स्ट्रेस हार्मोन्स काम करते हैं। अब वो पूरा करके जब मैं खाने को बैठता हूँ तो हैप्पीनेस हार्मोन बैठते हैं, फील गुड हार्मोन। सो जाता हूँ, हैप्पीनेस हार्मोन। ये तो आम व्यक्ति में कार्यरत है। तो दोनों भागों में बांट करके आपको यादी बताई गई, स्ट्रेस हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। दोनों के बीच आपको एक 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 संतुलन बनाना है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स को आप कहेंगे ह, हठयोग की भाषा में ह कहेंगे, और हैप्पीनेस हार्मोन्स को कहेंगे ठ। अब दोनों के बीच एक संतुलन बनाना है आपको। तो आपकी ध्यान और संप्रज्ञात समाधि तक की यात्रा में, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि तक की यात्रा में मानसिक स्थिरता को प्राप्त करने में ये संतुलन काम आता है। ह और ठ का संतुलन, स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पीनेस हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स के बीच में एक संतुलन बनाना है। तो इसका मतलब है कि एक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, विचारों की स्थिरता, लागणी तंत्र की स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको ये दो हार्मोन्स के बीच में एक संतुलन बनाना है। इससे आपको जो समाधि मिलती है उसको शायद मैं कहूँगा संप्रज्ञात समाधि। लेकिन हमारी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा उधर रुकती नहीं, हमको इससे भी ऊपर जाना है। तो ये दो हार्मोन तो आम व्यक्तियों में काम करता है, आम विद्यार्थियों में, आम साधक में। आपको असंप्रज्ञात में जाना है। आपको, जैसे कि कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ बनना है, सुखों दुखों से ऊपर उठना है ना। तो सुख और दुख में समत्वम, वो एक चीज है। और सुख और दुखों से ऊपर उठना और हमेशा ब्लिसफुल, प्रसन्न रहना, ये अलग चीज हो गई। इसके लिए आपकी ब्रेन को स्पेशल तालीम देना होगा, स्पेशल तालीम। तो वो तालीम जब आप देंगे तो एक दो कोषों से नहीं चलेगा अभी, है ना। तो उसकी चर्चा पर आने के पहले आपकी पॉजिटिव हार्मोन्स की यादी बताई, नेगेटिव हार्मोन्स की यादी बताई इधर। तो पॉजिटिव हार्मोन्स ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये फील गुड हार्मोन्स है। दोनों की यादी आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चर्चा से थोड़ा ऊपर और असंप्रज्ञात समाधि में जाना है आपको। तो क्या बदलाव लाना होगा? तो आपको अपने ब्रेन में विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स पैदा करने होंगे, जिसको कहा जाता है न्यूरोमॉड्यूलेटरी केमिकल्स। न्यूरोमॉड्यूलेटरी केमिकल्स, ये स्पेशल केमिकल्स है। ये क्या करता है आपकी ब्रेन सेल्स में, बचपन में जो आपका बंधारण बन चुका, आपका हार्ड वायरिंग बन चुका, उस वायरिंग को बदलने का काम करता है। अब वो एकाध दो कोषों को बदलने से नहीं करेगा। एकाध, जैसे कि कई लोग योग में आते हैं, 1 महीना 2 महीना जोड़े रहते हैं, तो ठीक है, उनको थोड़ा फील गुड हार्मोन का थोड़ा लाभ मिलेगा, शवासन करने से थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इससे उनका काम नहीं बनेगा। उनको कायमी बदलाव, कायमी रूपांतरण करना है। वो रूपांतरण 500 या 200 कोषों पर करने से नहीं चलता। एंटायर ब्रेन स्ट्रक्चर हैज टू चेंज, है ना। आपका मकान है, उसका पूरा का पूरा बंधारण बदलना है आपको।
उसी तरह पूरा ब्रेन का बंधारण बदलना है। तो सभी कोषों, अरबों कोष, जैसे कि माना जाता है कि ब्रेन सेल्स 100 अरब की संख्या में, 100 अरब। अब 100 अरब कोषों को अगर बदलना है, तुमको नया बंधारण बनाना है, तो तुमको विशिष्ट प्रकार के केमिकल बनाने होंगे। उन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोमॉड्यूलेटरी केमिकल्स। ये केमिकल्स में क्या खासियत है या क्या खास चीज है? तो ये इसको कहा जाता है, ये केमिकल ब्रॉडकास्ट सिग्नल है। केमिकल ब्रॉडकास्ट, जैसे कि आपको एक टेलीविजन स्टेशन है, वहां से जो जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं दुनिया भर में पहुंचते हैं। देखो, एक दो घरों में नहीं जाते, दुनिया भर में। अगर मैं एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ लैंडलाइन से, तो मैं जिसको फोन करता हूँ उसी के घर उसका संदेश जाता है, उसी के घर की घंटी बजती है। वो आपकी और नॉर्मल केमिकल्स करती है। अब शवासन करते हो तो वो तो टेम्पररी थोड़ा डिफरेंस पैदा करती है। ध्यान करते हो टेम्पररी, प्राणायाम या आप दीर्घ श्वसन करते हो, टेम्पररी ब्रीदिंग थोड़ा बदलाव लाएगी, उससे काम नहीं बनेगा। आपको तो सभी ब्रेन सेल्स में चेंज लाना है। तो सभी ब्रेन सेल्स में अगर आपको चेंज लाना है, एंटायर ब्रेन स्ट्रक्चर हैज टू चेंज। तो ये एक विकट काम है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए आपको विशिष्ट हार्मोन्स पैदा करने होंगे, जिनको कहा जाता है न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। तो ये क्या होते हैं? ये केमिकल ब्रॉडकास्ट सिग्नल होते हैं। ये एक जगह पर बैठ के पूरे ब्रेन सेल पर बदलाव लाएगा। जैसे कि आप अब तक काम करते थे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन के साथ, डोपामिन के साथ, है ना, सीरोटोनिन के साथ। वो तो लैंडलाइन फोन के बराबर काम हो गया, एक फोन से एक फोन, एक कुटुंब को जोड़ा गया। लेकिन अब आप लाओ एक आमूल परिवर्तन आपकी ब्रेन स्ट्रक्चर में। इसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सभी ब्रेन सेल को मेरे बंधारण में, मेरी बचपन में जो संस्कार मुझे मिले, चित्त वृत्ति निरोध, पूरा निरोध करना है आपको, है ना। जो संस्कार बचपन में थे, जो सोच मेरी थी, जो लागनी तंत्र मेरा था, जो दृष्टिकोण मुझे मिला था, उसको पूरा बदलना है। मेरी पुरानी अनुभव को बदलना है, पुरानी याद को बदलना है ना। मुझे वैमनस्य को मिटाना है, मुझे प्यार से लोगों से पेश आना है। तो पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर बदलना होगा, एंटायर ब्रेन, 100 बिलियन बॉडी ब्रेन सेल्स हैव टू चेंज। वो छोटे मोटे केमिकल से नहीं होगा, उसके लिए आपको न्यूरोमॉड्यूलेटर्स बनाना होगा। और वो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आपके अंदर जो बदलाव लाता है, इससे आप अपने संस्कारों से ऊपर उठते हो, अपनी चित्तवृत्तियों से ऊपर उठते हो। तो एक नया व्यक्तित्व निखरने लगता है आपका, जिसको कहा जाता है पर्सनालिटी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ। तो एक संभावना व्यक्त की गई है कि ये कैसे होता है। तो आप निचले दर्जे के प्राणी, पशु के समान जन्म लेते हो, पशु के समान। उससे धीमे धीमे हमको ऊपर उठना है ना। तो स्पाइनल लेवल पर हम काम करते हैं, इसके ऊपर जाओगे ब्रेन स्टेम लेवल है, उसके ऊपर जाओगे हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर जाओगे लिम्बिक सिस्टम जो आपका इमोशनल सिस्टम है। जैसे मैं गुस्से से पेश आता हूँ, मैं डिप्रेशन से पेश आता हूँ, तो वो मेरा लिम्बिक सिस्टम है। मैं ईर्ष्या का अनुभव करता हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वो मेरा इमोशनल सिस्टम है। किसी ने मेरा अपमान किया और मैंने उसको डांट दिया, वो मेरा स्पाइनल लेवल है। देखो, आप ये निचले दर्जे की पशु अवस्था है। तो योग आपको पशु से मानवता और मानवता से दिव्यता और दिव्यता से ऊपर उठाता है। दिव्यता से ऊपर उठना है तो अब देखो, निचले लेवल से, स्पाइनल लेवल से, ब्रेनस्टेम लेवल से, हाइपोथैलेमिक लेवल से, लिम्बिक लेवल से, नियोकॉर्टेक्स। आम आदमी नियोकॉर्टेक्स है ना, ये आपका हायर ब्रेन है। नियोकॉर्टेक्स जो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हो, आपकी खोपड़ी में जो स्थित है, जो कार्य, जो सोचता है, जो आयोजन करता है, जो गिनती करता है, जो लिखता है, जो याद करके बोलता है। मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आप 10वीं कक्षा में कौन सी स्कूल में पढ़ते थे, तो आपका नियोकॉर्टेक्स काम करता है। आप सुख और दुख के अनुभव मुझे याद करके बताओ कि सुख के अनुभव कौन से और दुख के अनुभव आपके जीवन में कौन से, तो आपका नियोकॉर्टेक्स काम करता है। वो तो हर आदमी में काम करता है।
आपको इससे ऊपर उठना है ना। ऊपर उठना है तो उसको मॉडर्न न्यूरोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है सुपर कॉर्टेक्स। ये तुम्हारे अंदर मेरे अंदर अभी है नहीं, लेकिन संभवित है। आध्यात्मिक विकास में आप इस दर्जे तक पहुंच सकते हो। इसको कहा जाता है, सुपर कॉर्टेक्स को कहा जाता है ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार चक्र। ये स्थान है जहां पर आपको मिलता है आपका कुंडलिनी का अंतिम स्थान, जहां पर आपको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो वो गॉड मॉड्यूल कहा जाता है, गॉड मॉड्यूल। आप ईश्वर के बराबर हो गए। आप ईश्वर में मानो के न मानो, ब्रह्म तत्व में मानो के न मानो, लेकिन जब आपके अंदर ये हिस्सा विकसित होने लगता है, विकसित हो चुका होता है, आप असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर चुके, तब आप ईश्वर के बराबर, ब्रह्म तत्व के बराबर बन गए। तो इसको गॉड मॉड्यूल कहा जाता है। आपकी सुपर कॉन्शियस डेवलप हो गई, जो महर्षि अरविंद ने एक जमाने में शक्यता, संभवता व्यक्त की थी। तो ये आपका आध्यात्मिक जर्नी है, जिसका संबंध मैं आपकी न्यूरोट्रांसमीटर से ऊपर उठते हुए न्यूरो मॉड्यूलेटर्स के साथ जोड़ रहा हूँ। आपको ये केमिकल्स पैदा करने होंगे। आपको शरीर से ऊपर उठना है, मन से ऊपर उठना है, जिसको कहा जाता है ट्रांसेंडिंग, अतिक्रमण। शरीर से ऊपर उठो। देखो, एक दौड़ने वाला व्यक्ति, पैर में दुख रहा है फिर भी दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? शरीर से ऊपर उठा है वो, लेकिन वो सुख दुख में है। तो आप मानसिक भूमिका में जी रहे हो। आप शारीरिक भूमिका से ऊपर उठे, आप मानसिक भूमिका से ऊपर उठे, आप आत्मिक भूमिका में जिए। तो तीसरी अंतिम भूमिका में जीने के लिए आपके नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल केमिकल्स का पूरा बदलाव लाना होगा। तो स्पाइनल लेवल से ऊपर उठते हुए आप सुपर कॉर्टेक्स तक पहुंचेंगे। तब आप रिफ्लेक्स एनिमल, आप पशुता से धीरे धीरे ऊपर उठते उठते एक लागणीशील मनुष्य भी बीच में होंगे आप, है ना। किसी का दुख देख के रोएंगे आप और हंसेंगे आप, लेकिन उससे भी ऊपर उठना है। आपको बुद्धिमान मनुष्य बनना है, कठिन निर्णय लेना है, चैलेंजिंग निर्णय लेना है। उससे भी ऊपर उठ के आपको गॉड मॉड्यूल में पहुंचना है। तो जैसे कि कहा जाता है, आपको क्लेशों से ऊपर उठना है, कर्म फलों से ऊपर उठना है, चित्त वृत्तियों से ऊपर उठना है, वो वाला अंतिम मॉड्यूल, प्योर कॉन्शियसनेस, ये आपको न्यूरो मॉड्यूलेटर्स देंगे। तो ये प्राप्त कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा अंतिम अंश और मैं आज की चर्चा पूरा करता हूँ। तो ये केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, आपको साथ में अपना जीवन शैली बदलना होगा, आपकी सोच बदलनी होगी, आपकी प्रवृत्तियों को भी बदलना होगा। तो 8 या 10 छोटी छोटी टिप्स, जैसे कि आपको नियमित नींद लेना है। 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। इससे कौन सा हार्मोन आपके शरीर में, ब्रेन केमिकल्स में अच्छे बनते हैं, ब्रेन सेल्स में अच्छे बनते हैं, इसका अंदाज दिया है गाबा। जैसे कि नींद में गाबा, वो जैसे कि दिन भर मैंने काम किया, रात को सो जाता हूँ, घंटों तक काम किया और मैं छोटी सी नींद लेता हूँ, तो गाबा बनने लगता है। आप नींद की अवगणना मत करिए, उपेक्षा मत करिए। आप नियमित शारीरिक श्रम 2 प्रकार की करना है, कसरत भी करना है, शारीरिक श्रम भी करना है, जिससे आपकी डोपामीन अच्छी बनती है। तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा आदि मानव अवस्था की, जब शिकार करने के लिए मैं दौड़ता था और शिकार मेरे हाथ आ जाता था, है ना। तो शिकार करने के लिए जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हारी ब्रेन सेल में बनता है डोपामीन, क्योंकि वो डोपामीन तुमको एक रिवॉर्ड देने वाला है, एक शिकार हाथ आने वाला है। उसी तरह मैं जब परीक्षा में काम करता हूँ तो चिंता से काम करूंगा, मेरे जीवन के व्यवहारों में मैं चिंता से काम करता हूँ, तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन बनते हैं। लेकिन मैं कुछ पाने के लिए करता हूँ, पाने के लिए कि ये तैयारी करने से मुझे कुछ मिलने वाला है, रिवॉर्ड, तो डोपामिन बनता है। तो उसी तरह आपको चाहिए कि शारीरिक श्रम करिए, है ना, दौड़िए, पोछा मारिए, सफाई का काम करिए, गाड़ी साफ करिए, जीना चढ़िए, थोड़ा खरीदी करने के लिए चल के आइए, साइकिल चलाइए।
तो जीवन में चाहिए आपको कसरत और शारीरिक श्रम दोनों। घर के कामों में भी शरीर को काम में लगाओ और कसरत भी करो। तो योग करने वाले लोगों को केवल योग करना है ऐसा नहीं है, श्रम भी करना है, कसरत एरोबिक्स भी करना है, एनारोबिक भी करना है। फ्लेक्सिबिलिटी तो हम कराते ही है। अच्छा, नियमित ध्यान करिए आप, डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन, प्राणायाम करें या न करें, है ना। और सेल्फ हिप्नोसिस, हिप्नोसिस सीख के वो भी किया जा सकता है। तो आधुनिक समय में हिप्नोसिस को भी आध्यात्मिक विद्या कही जाती है, उससे भी आध्यात्मिक विकास किया जाता है। इन सब प्रवृत्तियों से आपके ब्रेन सेल्स में बनने लगते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, जो आपका व्यक्तित्व रूपांतरण करने लगता है। अच्छा, नियमित आपको चाहिए एक कमरे में बंद होके काम मत करिए, थोड़ा बाहर निकलिए, धूप का लाभ लीजिए, लोगों का चेहरा देखिए, वनस्पति को देखे, थोड़ा घर के बाहर निकलिए और पंछियों की आवाज सुनिए। तो काम के बीच बीच में 20 मिनट का काम, 25 मिनट का काम, थोड़ा अपने स्थान से उठिए, खिड़कियों को बंद करके एयर कंडीशनर रूम में काम न करिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए। तो ब्राइट लाइट, सूर्य प्रकाश का सामना करिए, है ना। तो इससे आपके ब्रेन सेल में बनने लगता है सेरोटोनिन। ये फील गुड हार्मोन है, तुरंत अच्छा लगता है। जैसे कि इस समय मैं कुछ पंछी की गान सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो सेरोटोनिन है ना। आपको खाने में प्रोटीन युक्त आहार लेनी चाहिए, प्रोटीन युक्त, जैसे कि कठोर, अनाज, है ना, सीरियल्स एंड पल्सेस, सोयाबीन, दूध। तो इससे आपके ब्रेन सेल्स में सेरोटोनिन अच्छा बनता है। तो प्रोटीन आहार जरूर लें, इससे आपकी ब्रेन केमिकल्स में बढ़ावा मिलता है। अच्छा, रात को सोने के पहले सूचित है कि 8 बजे के बाद आपका मोबाइल फोन, आपका टेलीविजन और आपकी आईपैड, टैबलेट और आपकी टेलीविजन स्क्रीन और आपका कंप्यूटर पर्दा, लैपटॉप निवृत्ति दे दे। क्योंकि उसमें से जो केमिकल्स, उसमें से जो प्रकाश बाहर आता है उसको ब्लू लाइट कहा जाता है। ब्लू लाइट ये आपकी मेलाटोनिन को हानि करता है। मेलाटोनिन आपका निद्रा हार्मोन है, निद्रा, नींद लाने वाला, आराम देने वाला, चैन देने वाला, थकान दूर करने वाला। तो शाम को 8 बजे के बाद हो सके वहां तक आप कृत्रिम टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और आईपैड, टैबलेट के पर्दे से दूर रहिए। कोई भी नशाकारक प्रवृत्ति मत करिए, नशाकारक, जुगाड़, शराब, कोई भी नशा करते हो, कॉफी का नशा, चाय का नशा, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का नशा, चॉकलेट का नशा, मीठी चीजों का नशा। योग भी जब आप उसको नशा बनाते हो योग, तो ये हानिकारक बनने लगता है। तो नशे में पड़ा व्यक्ति अपना तमोगुणी बन जाता है और ये अपना नुकसान हो रहा है वो नहीं देख पाता। तो कोई भी प्रवृत्ति आपको नुकसान करने वाला बने तब तक उसके पीछे, जैसे कि मैं टाइप ए पर्सनालिटी की चर्चा करता था, टाइप ए पर्सनालिटी, तो उसके लिए काम नशा बन जाता है। तो वो काम का नशा उसका जान ले सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो नशाकारक प्रवृत्ति कोई भी मत करिए। नशाकारक प्रवृत्ति का मतलब केवल शराब और जुगाड़ नहीं होता, आपका काम भी नशा हो सकता है, आपकी कसरत भी। कई कई लोग इतना एक्सरसाइज सेवी होते हैं कि स्नायु टूट जाते हैं, वजन कम हो जाता है, फिर भी पता नहीं चलता, तो ये नशाकारक हो गया। इतना हद तक नशा, पढ़ाई का भी नशा हो सकता है ना। तो व्यवसाय में इतना लगा रहता हूँ मैं, कुटुंब की उपेक्षा करने लगता हूँ, धन कमाने का भी नशा हो सकता है। तो ऐसी कोई भी नशाकारक प्रवृत्ति न करो ताकि आप तमोगुणी न बनो, अपनी खुद का और कुटुंब का हानि न करो। अच्छा, आपको चाहिए संबंधों में आत्मीयता लाइए, आत्मीयता, है ना। शारीरिक संबंध होते तो हम एक दूसरे से जुड़े ही है। शारीरिक संबंध का मतलब होता है अपने पुत्रों से, पुत्रियों से, अपने माता पिता से, अपने चाची से, सभी से जुड़े हो तो शारीरिक संबंध है। आत्मीयता के संबंध शरीर संबंध से ऊपर उठने चाहिए, लागणियों के संबंध होने चाहिए। वो ऑक्सीटोसिन बनाने वाला हार्मोन है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप बनानी चाहिए, ये संग बल है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जिस आपत्ति को आप अकेले निपट नहीं सकते, साथ में मिलकर, संगम शरणम गच्छामि,
तो संगम साथ में रहने से, आप देखो कि योग में सबको साथ में आसन करने से अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बनने लगता है। मैं किसी को खुश देखता हूँ, किसी के चेहरे पर हंसी देखता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगने लगता है। तो खुशी बांटी जाती है साथ में मिल करके, उसके लिए ऑक्सीटोसिन काम आता है। तो इसको कहा जाता है इंटीमेट रिलेशनशिप, आत्मीयता के संबंध बनाइए। और अंतिम एक सूचना खास है कि क्रिएटिव, प्लेजरेबल, पैशनेट एक्टिविटी में भाग लीजिए। आप जो व्यवसाय करते होंगे, घर संभालते होंगे, बच्चों का लालन पालन करते होंगे, वो सब तो जीवन में है ही, वो तो सांसारिक काम है। लेकिन एक ऐसा काम साथ में चुनिए, जैसे कि संगीत सीखें, चित्र सीखें, फोटोग्राफी करें, है ना, प्रवास करें। ऐसा कुछ काम करिए जो क्रिएटिव हो सकता है। लेखन करिए, क्रिएटिव हो सकता है, कविता लिखो आप, भले वो कविता प्रकाशित करो या न करो, लेकिन कविता लिखें आप। तो ऐसी मनपसंद पैशनेट एक्टिविटी, मन चाही प्रवृत्ति को लगातार लगे रहिए। तो आध्यात्मिक साधना जरूर करें, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियों को भी करना जरूरी है। बंद कमरे में या हिमालय की कंदराओं में आप घंटों तक ध्यान करेंगे, वो एकाकी जीवन जिएंगे, इससे कोई फायदा नहीं। आप में जो विरल ताकत पड़ी है, शक्ति पड़ी है, वो बाहर निकालने के लिए क्रिएटिव पावर जो आपके अंदर है, एक प्रवृत्ति अपनाइए, उससे अपनी अंदर की शक्ति को बाहर निकालिए। तो ये एक सर्वांगी अभिगम आपको समझाया, बहुत टेक्निकल विषय था, और जितना सरल हो सके उतना बनाने का एक प्रयास किया। मैं आप सबका आभार मानता हूँ। और एक नया विषय था, नई सोच देना था, योग के साथ इसको जोड़ना भी था मुझे। तो अगर मैं आसान बना पाया हूँगा तो मुझे संतोष होगा। अगर कोई कठिनता रही होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपके कोई सवाल, और फिर ये बात पूरी करेंगे। जानबूझकर मेलाटोनिन की चर्चा मैंने नहीं की, क्योंकि वो आपको वाईसीसी वाईटीडीसी में कई बार नाम सुनाया गया है, और समय भी बचाना चाहता था मैं। तो अगर आपके कोई सवाल हो। आपकी आपकी माइक्रोफोन बंद है रनिशा जी, आपकी माइक्रोफोन अब भी बंद है। नहीं चालू हुआ आज, या तो कोई अच्छा हाँ। Okay, now I think. हाँ, ओके। हाँ, सर मैंने आई हैव हर्ड डॉक्टर जो डिस्पेंसा न्यूरो साइंटिस्ट है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने ये उनका खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि उनको ही वाज इंजर्ड सो मच, हाँ, एंड देन वो खुद पहले क्राइरोप्रैक्टर थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन दैट इंजरी, ओके, उनके ब्रेन सेल्स, बिकॉज उनको सर्जरी और वगैरह में जाना था, बट देन विथ हिज ब्रेन पावर he was cured with lot of another things, and अभी वो सारी दुनिया में सबको meditation सिखा रहा है. I have learned and I'm hearing about his name is Dr. Joe Dispenza. ओके। तो उनकी किताब का नाम और उनका नाम आप ग्रुप पर या मेरे पर लिख के भेज सकते हो क्या? मैं अभ्यास हाँ करूंगा, हाँ, जरूर। I've been listening his meditation, और उनकी बुक भी का नाम भी मैं, और लिंक भी पूरा मैं ऑडियो भी भेज देती हूँ पूरा। श्योर। मैं बहुत सारी किताबों को इसमें मैं सीधा नाम मैंने आपको कोई भी रेफरेंस बुक के नाम नहीं दिए। बहुत सारी किताबों से मैं दीपक चोपड़ा से लेकर बहुत सारे लेखकों का इसमें उल्लेख कर चुका हूँ। हाँ, हाँ हाँ, अभी उनका मैं लिंक भेजती हूँ, और उनका एक पूरा वीडियो है उनका बुक का, वी कैन लिसन इट, वो भी बहुत अच्छा है। यू आर द प्लेसिबो करके जो है वो उनका पूरा। मैं समझ गया, प्लेसिबो वाला मैं नाम भी दिए बिना उल्लेख कर चुका हूँ, जरूर। हाँ, तो वो बढ़िया है, मैं पूरा लिंक भेजती हूँ, 2-3 लिंक मेरे पास है, एंड इट्स वेरी पावरफुल टू इवन हियर इट। थैंक यू सो मच।
हाँ, तो व्हेन यू वर आप जब बता रहे थे कि हम बदल सकते हैं, तो उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए अभी वो सबको सिखा रहा है दुनिया भर में। मतलब ही इज फ्रॉम यूरोप और समवेयर अराउंड देयर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। ये मैं पूरा उनका पढ़ लूंगा मैं और आपको बताऊंगा उनके बारे में। मैं भी उनका कुछ पढ़ रही हूँ इधर उधर से। तो वो अभी आप जब बोले ना, तभी मुझे उनका नाम याद आ गया, एंड आई हैव सम लिंक सेव्ड फॉर माय सेल्फ व्हिच आई एम हियरिंग राइट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बट दिस हेल्प्स के वो पूरा हमारा हार्मोन्स और उनका सब और कोई सवाल? हेलो, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही रहे हूँ हैं? सर। हाँ, बोलो। हाँ प्रीति हाँ, बोलिए। सर, हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। और टेक्निकल तो नहीं बनाया ना मैंने? सर, नहीं 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 ना? सर, बहुत सिंपल तरीके, जी हाँ, यही इतना सरल चाहिए, तो यह समझ में आया है। बहुत अच्छा सर, अच्छा रहा सर, थैंक यू। मैं आपकी फीडबैक सिंपल पर और अच्छा है। सब लोगों की फीडबैक और प्रशंसा नहीं, थोड़ी मुझे, क्योंकि ये मैं नया नया अभ्यास कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तो अभी तो इसमें तो बहुत सारी मुझे भी ओके। सीखना है। और यात्रा मेरी चालू रहेगी, हम्म, तो मेरी थोड़ी क्या कमी रह गई वो खास बताओ, और आपकी शंका सवाल खास उठाओ, सबसे ये उम्मीद है मेरी। सर, इतने सारे केमिकल्स के नाम थे ना, वो नाम हमारे लिए एकदम नए हो रहे थे, मैं आपको और ये पूरा, चूंकि पहली बार सुन रहे थे। हाँ। नहीं नहीं, आपको मतलब पूरा मैं आपको एक बाकी मेलाटोनिन रखा था, वो भी डाल करके हम्म, मैं आपको सबको ग्रुप पर डाल दूंगा। हाँ, जी हाँ। अभ्यास कर तो सके। हाँ, तो केमिकल के नाम के हिसाब से थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे ध्यान रहेगा, हाँ, पर कोई जरूरी नहीं, अगर हम वो सुनते रहेंगे बार बार तो। एक माँ होती है ना, माँ के कोई वो जी। ऑक्सीटोसिन नाम नहीं जानती, वो तो जानती है मेरे बच्चे का पालन करना है, उसको दूध पिलाना है। उसी तरह साधकों को कोई नाम, मैं तो ठीक है, आप विद्यार्थी हो और योग से जुड़े हुए हो और शरीर को हम्म। सुन चुके हो, इसलिए नाम बताता हूँ ताकि बात में थोड़ी जी। वैज्ञानिकता ला सकूं। बाकी नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं, अंतिम वाला जो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखा है ये 9 चीजों में, बस आप खाली उसको ध्यान में रखिए, फिर भी मैं ये आपको भेज दूंगा सबको। जी हाँ सर, वो सही है। हाँ। सर हरिओम, दीपा बोल रही हूँ। जी, आप किस चीज में हो गई अभी? हरिओम सर। हाँ, बोलिए। सर ये डोपामाइन जो है हाँ उसका डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, किसी के घर कुत्ता भौंक रहा है, आदमियों को भौंकने की अनुमति है। अभी बोल सकती हूँ सर। जी, सर ये डोपामाइन जो है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा? फिर नशा पैदा करता है ना वो। हाँ सर, ये मतलब उसमें थ्रिलिंग ये सब होगा ना? किसी भी काम में देखो, एक है ना, मैंने दौड़ने का शुरू किया, हाँ सर। दौड़ते दौड़ते मैं मेरे मकाम पर पहुंच गया, हाँ। तो मकाम पर पहुंचने के बाद मुझे रुकना चाहिए, आराम करना चाहिए। हाँ। तो डोपामिन एक्सीलरेटर है, अब उस एक्सीलरेटर को रोकना जरूरी है। अगर ओके। मैं रोकूंगा नहीं और दौड़ना चालू रखूंगा जबकि मैं मेरा मकाम पार कर चुका हूँ, हम्म। तो मुझे चाहिए था अगर वो प्राप्त हो चुका। ओके। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मैं टाइप ए पर्सनालिटी का उदाहरण देता हूँ कि मैंने जीवन यात्रा शुरुआत की कि मैं एक छोटा मकान बनाऊंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, है ना, और बेसिक सुविधा मेरी फैमिली के लिए पैदा करूंगा, ये मेरा मकाम है। तो इसके लिए मैंने काम शुरू करना चालू किया, मैंने काम चालू किया। अब वो मकान पहुंचने के बाद मुझे आराम लेना चाहिए, हर मंजिल को पहुंचने के बाद आपको आराम लेना है। जबकि मैं अगर अपने आप को कहता हूँ कि नहीं अभी तो और दौड़ना है, अभी तो और दौड़ना है, मेरा एक मनचाहा कहानी है लेओ टॉल्स्टॉय का, जिसका नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एक आदमी को बताया गया, तुमको, तुम सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना दौड़ोगे उतना जमीन देंगे।
तो उसको जितना जरूरी था उतना उसने पा लिया था, फिर भी दौड़ना रोका नहीं, तो जान गई उसकी, क्योंकि दौड़ना नशा बन गया, जमीन ज्यादा संपादन करना नशा बन गया उसका, और ज्यादा कमाना नशा बन गया। तो डोपामिन नशा कारक बन जाता है। जब तुम किसी काम को, प्रवृत्ति को, योग सहित, मैं कई लोगों में योग को नशा देखता हूँ, पूरी देश को योग का नशा है, तो उनकी प्रगति अटकी हुई है, रोकी हुई है, रुकी हुई है ना। तो डोपामिन है ना, नशा कारक है। आपको पहचानना है कि जीवन में एक मंजिल हासिल कर ली मैंने, तो उधर थोड़ा रुकना है, थोड़ा अपने आप को शाबाशी देना है, आराम कर लेना है, फिर आगे की मंजिल पर जाना है। वो रुकते नहीं, उन लोगों को टाइप ए पर्सनालिटी कहा जाता है, उनको हार्ट अटैक आता है और वो लोग जल्दी मारे जाते हैं। तो ये डोपामिन का थोड़ा मैंने, ये आदि मानव अवस्था से अब तक हमारे साथ कैसे रहा वो कॉर हार्मोन, उसका थोड़ा सा मैंने आपको सांकेतिक अर्थ बताया। ઓકે, તો ભીખુભાઈ હવે સવાલ જવાબનું તમે સંચાલન કરીને પૂરું કરવાનું હોય તો સમાપ્તિનું બે વચન તમારે કહેવાના છે। ભીખુભાઈ હાજર છો કે? ભીખુભાઈ બસ બસ હવે તમારે સવાલ જવાબ કોઈના હોય તો ઠીક છે, નહીં તો આપણે પૂરું કરીએ। હા, બે સર લો ને આમાંથી કાઢ. अच्छा चलो हम आ गए। બોલો, ત્યાં ક્યાં પહોંચી ગયા છો? આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે જેટલું પણ થશે પૂર્ણાવતી તમારે કરવાની છે। ઓકે, આજે કોઈ કારણસર પાર્ટિસિપેશન ઘણું વિષય અઘરો છે એટલે। अरे हेलो, મારો અવાજ આવે છે ને? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? આ નવું સેન્ટેન્સ કીધા એમને ડોક્ટર હતા ને તો હું તો કે તેમને નીરો getting enough sleep at night. Boost up. Gora. चलो भीखुभाई कहीं नहीं, आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप जो बात कर रहे हो आपस में वो आप सर को पूछना चाहते हैं कुछ? आपका माइक्रोफोन जो है वो अनम्यूट है और आप कुछ बात कर रहे हो, सर को कुछ पूछना चाहते हो आप? सर ये लोग को बेध्यान छे એવું લાગે છે। फिजिकल एक्टिविटी करवानी ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो पार्टिसिपेंट है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप सर को पूछिए, पहले आपका जो प्रश्न है वो रखिए सर के सामने। कहीं नहीं, मन लागे समाप्त करी दो, वांधो नहीं, कोई लागतू नहीं। हाँ, हरिओम। इंटरनेशनल योग डे जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसके पूर्व यानी पूरा महीना जो है वो हम इस तरह से ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसमें से ये कड़ी रूप में ये जो पहली कड़ी है वो समाप्त हुई है। हरिओम, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहली कड़ी जो है वो यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। हम सर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। योग के साथ जुड़े हुए ये जो केमिकल्स की बात सर ने की है वो दरअसल हमें इस तरह से लेना चाहिए कि न सिर्फ योग परंतु पूरे जीवन में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं और उपयोग में लाने के बजाय किस तरह से हम उसको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करके अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो भविष्य का भी और जो बाकी जीवन है वो किस तरह से हम स्वस्थ रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से कर सके, उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। और ये प्रयत्न के भाग के रूप में ही सर ने हमें बहुत सारी बातें सुनाई है और हम उसको जितना हो सके उतना अपनी ओर से एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। हरिओम, आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर को। हरिओम सर। थैंक यू। हरिओम। સર થેન્ક યુ।
ચાલો હું હા સર, તમે ભીખુભાઈ- આવવાના છો? યોગ નિકેતન આવવાના છો? મારે બહારગામ જવાનું છે એટલે હું અત્યારે આજે નથી આવી શકવાનો. કઈ વાંધો નહીં સર, હરિઓમ સર. હા, કાલે મળીશું. ઓકે, હરિઓમ. કઈ હરિઓમ વાંધો નહીં, સર. તો કાલે. હરિઓમ, હરિઓમ. હા, બધાને હરિઓમ. સરસ, એ તો રહ્યું છે. સર કૌશિક સર પણ આવ્યા હતા આપણા ક્લાસમાં. ઓકે ઓકે. હા ને? બસ હવે બાકીની તમને કાલે બધી નોંધ બનાવીને આપી દઈશું. હા, હા સર, એટલે આપણું એ ચાલે, બરાબર છે. જગદીશભાઈ ક્યાં ઊંઘતા હતા? આજે બહુ વાર બૂમ પાડી પણ આવ્યા નહીં. સર માઇક જ નહોતું ચાલુ થયું. અચ્છા. એટલે પછી છેલ્લે મોબાઈલમાં કનેક્ટ થયો ને અત્યારે પેલો ઘરે પ્રિન્ટર વાળો આવે છે તો ઘરે ભાગ્યો, એટલે ઘરે આવી ગયો અત્યારે. ઓકે ઓકે. એટલે મેં દક્ષા મેડમને કીધેલું સરને જવાબ આપી દેજો. ઓકે, ના કઈ વાંધો નહીં. વચ્ચે થોડું હા. આજે પ્રારંભ મંદ છે કોઈ કારણસર, એ મને ખબર નથી કારણ. કઈ વાંધો નહીં, જોઈએ છે આપણે. हाँ सर, शंकरी दीपा कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज किया है आपने? ઓકે, મને એવું લાગે છે કે હા, બસ તો કદાચ હું પણ રહી ગયો છે એમનાથી. કઈ નહીં, હું રજા લઉં છું. હા, તો સારું સર, મળીએ આપણે. હા, મળીએ. હરિઓમ. હરિઓમ. હરિઓમ સર, આવજો. હરિઓમ.